Good afternoon, class. A very good afternoon to all of you. Am I audible? Good afternoon, class. Okay. स्क्रीन शेयर हो रहा है, सबको स्क्रीन शो हो रही है. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ शेफ. आई एम फाइन. गुड नून मोहम्मद अमान. You are a new student, I think, Aman. Okay. It's your first class, Aman? No, okay. मुझे नाम आज लगा कि आज आप फर्स्ट टाइम मुझे शो हो रहे हो, इसलिए शायद क्या पता मैंने ना देखा हो, स्किप हो गया होगा. यस क्लास. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें कि हम प्रीवियस क्लास के टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे. दैट वाज योर कैपिटल मार्केट. फाइन. आपको याद होगा हम डिस्कशन कर रहे थे कैपिटल मार्केट पर, एंड कैपिटल मार्केट के डिस्कशन पे हम बहुत सारी चीजें कर चुके थे, जिसमें से मैं थोड़ा सा रिमाइंड अगर करा दूं तो आपको याद होगा मैंने डेट इंस्ट्रूमेंट, डेट फाइनेंसिंग और आपको इक्विटी फाइनेंसिंग कराया था. ठीक है. और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमारी कैपिटल मार्केट जो है वो डिवाइडेड है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट में. एंड आफ्टर दैट मैंने आपको टाइप्स ऑफ शेयर्स बताए थे. ठीक है. एंड मैंने ये भी डिस्कस किया था कि आपका किस तरीके से जब आपका शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उसमें अलग अलग कैपिटल्स को क्या क्या नाम दिए जाते हैं. ऑथराइज्ड कैपिटल, आपकी पेड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी. याद है क्लास आप सबको?
ओके, सो चलिए उसी पर डिस्कशन करते हैं। ये आपका फ्रंट पेज उस दिन हो चुका था। अगर मैं पीडीएफ के बेसिस पर बात करूं तो थोड़ा सा देखिए, मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि दिस इज योर चार्ट, जिसमें कि इंडियन कैपिटल मार्केट जो है वो बेसिकली आपकी 5 बेसिस पर, मतलब 5 चीजों को लेकर आती है। इंडियन कैपिटल मार्केट में वन इज ऑफ द मार्केट जो कि आपकी 2 बेसिकली है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और थर्ड वन मैंने आपको बताया था गिल्ड बेस्ड मार्केट, ठीक, जिसमें मैंने आपको बताया था सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ही ट्रेड किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, इक्विटी, हाइब्रिड एंड डेब्ट। इक्विटी, हाइब्रिड एंड डेब्ट का मतलब, जनरली इक्विटी एंड डेब्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। हाइब्रिड होती हैं वो सिक्योरिटीज या वो शेयर जिसमें कि हमारा इक्विटी और डेब्ट दोनों का मिक्सअप उन्हें हाइब्रिड कहते हैं, जबकि हाइब्रिड का इतना यूज नहीं है कैपिटल मार्केट्स में, ठीक है। उसके बाद मैंने इंटरमीडियरीज जो है वो है ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, जो जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं कैपिटल मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंजेस और अंडरराइटर्स। जनरली आपको जो यहाँ पर मेनली पढ़ना है वो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ना है। और स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ा सा मैं आपके दिमाग में डाल दूं, आपने पढ़ भी रखा होगा, इवन सुन तो रखा ही होगा, बीएससी और एनएससी आपने शायद सुन रखे होंगे, बीएसई और आपका एनएसई। आपने अगर ये भी नाम नहीं सुने हैं तो शायद आपने निफ्टी सुन रखा होगा, सेंसेक्स सुन रखा होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट हाँ हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, स्कैम 1992 में देखा था गौरव ने, गुड। सो आपने निफ्टी और सेंसेक्स सुन रखा होगा। तो हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में उनमें से पढ़ेंगे, उनको पढ़ना है जनरली हमें कि क्या है वो, ठीक है। बाकी रेगुलेटर जो है वो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है, सेबी है, जबकि आपका मनी मार्केट का मैंने बता रखा है आरबीआई था। तो सेबी के बारे में आपको बताऊंगा कैसे आपका फंक्शन सेबी करता है। यस यस क्लास, ठीक है ठीक है। 1929 में ग्रेट इंप्रेशन हुआ था प्रीति, वी नो ऑल, वी ऑल नो, ठीक है। उसके बाद कुछ प्लेयर्स होते हैं। प्लेयर्स कौन कौन से होते हैं, वो प्लेयर्स जो कि निफ्टी में, वो निफ्टी कह रहा हूँ, जनरली स्टॉक एक्सचेंजेस में कुछ हद तक अपने आप को इन्वॉल्व भी करते। सीआरए क्या है ये मैं बताऊंगा, कॉर्पोरेट्स क्या है, इंटरमीडियरीज, इंडिविजुअल्स, बैंकर्स, एफआई, एफडीआई और एफआईआई, ठीक है। तो चलिए एक एक करके थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज, आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का लिए पढ़ लेते हैं। सेबी आपका है क्या, देखिए सेबी का फॉर्मेशन जनरली इसी कैपिटल मार्केट के फॉर्मेशन के लिए हुआ था, जो कि एक्ट बना था 1992 में, और उसके बाद सेबी को बनाया गया, सेबी को स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। और सेबी आपकी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के लिए, इंडियन मार्केट की, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के लिए सिंगल मार्केट है जो कि एपेक्स बॉडी है। उसके बाद जो आती है क्लास, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो, मतलब मैं डिस्कशन करूंगा लेकिन आपको थोड़ा सा बता रहा हूं बस, कि आपकी ना कुछ ऐसी डिपोजिटरीज हैं जो कि डिपोजिटरीज आपकी बीएससी और एनएससी हैं, ठीक है। साथ के साथ अगर डिपोजिटरीज भी सॉरी डिपोजिटरी कह रहा हूं मैं आपको, स्टॉक एक्सचेंजेस की जो हमारी मार्केट है वो जनरली 2 है, दैट इज बीएससी और एनएससी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ आपकी डिपोजिटरीज की, तो वह है डिपोजिटरी एनएसडीएल और सीडीएसएल, ठीक है। जनरली इन 2 के बेसिस पर आपका काम होता है। एनएसडीएल क्या है और सीडीएसएल क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो लेकिन अभी आपको समझना क्या है कि सेबी क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। देखिए सेबी का जो फंक्शन है, फर्स्ट है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन में कैसे, it checks the price raising and prohibited the insider trading. Third one is prohibit fraudulent and the unfair trade practices. बहुत सिंपल से वर्ड है कि फंक्शन परफॉर्म करता है किसके लिए, प्राइसेस चेक करता है किसकी, जितने भी हमारे शेयर्स हैं उनका, शेयर्स में जितना भी अप्स एंड डाउन्स आता है उन सब का रेगुलेटर कौन है, सेबी है, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना है क्या क्लास, मतलब दैट वर्ड इज हेजिंग, that word is hedging, HEDGING, hedging सुना है आपने? ये एसबीआई पीओ क्लार्क में एसबीआई क्लार्क में आ रखा है ये क्वेश्चन हेजिंग का। एंड ओके यस, निकिता ने सुना है, साक्षी ने, सौर्य ने। व्हाट इज हेजिंग, HEDGING, हेजिंग। और एक वर्ड ऐसे ही रिलेट करता है, दैट इज आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज, ARBITRAGE, आर्बिट्रेज एंड हेजिंग। क्लास जो चीजें मैं बोलता हूँ प्लीज उनको साइड वाइज आप रजिस्टर में नोट डाउन करा करो। मैंने बोला हुआ है कि कुछ चीजें मेंशन नहीं होती, वो सिर्फ समझाते वक्त याद आती हैं, और उनको बता देता हूँ मैं, तो आप साइड वाइज लिखा करो, ठीक है। ऑफसेट लॉसेस इन इन्वेस्टमेंट, किसके बारे में बता दो शेफ ये,
हेजिंग के बारे में, ओके। मैं नंदिता पूछ रहा हूँ हेजिंग, HEDGING, हेजिंग एंड आर्बिट्रेज, ARBITRAG, टुवर्ड्स लॉस। कीरत आप हेजिंग के बारे में बता रहे हो? ओके, यस, देखिए होता क्या है एक्चुअल में, हम रिड्यूस पोटेंशियल लॉस, ये आप ना एक्चुअल में ये बता रहे हो कि हेजिंग से फायदा क्या होता है। यू आर ऑल आर करेक्ट, टू लिमिट द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस, बट हेजिंग में हम क्या करते हैं, हेजिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम ना अपनी इन्वेस्टमेंट को कई प्लेसेस में अरेंज कर लेते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकें, इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सके अपनी, ठीक। तो ये भी फंक्शन अगर देखा जाए तो किसका है, सेबी का है। इट मींस अगर मैं बहुत सारे सोर्सेज अपना लेता हूँ, शेयर्स में भी लगा रखा है, बाकी चीजों में भी पैसा लगा रखा है, गोल्ड भी परचेज कर रखा है, तो इस तरीके से मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट मैनी प्लेसेस पर कर रखी है। एंड द इन्वेस्टमेंट जो मैनी प्लेसेस पे कर रखी है वो इसलिए कर रखी है जिससे मैं क्या कर सकूं, अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकूं, मुझे कम से कम लॉस हो सके। मान लो शेयर्स में अगर लॉस होता है तो एटलीस्ट शेयर्स का एक साइड रहेगा, और अगर गोल्ड में बढ़ोतरी होती है तो कम से कम मुझे प्रॉफिट वहां से तो मिल जाए, ठीक है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, इफ वी हैव एन असेस्ट वी वुड लाइक टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फ्लड, यस। ठीक है, प्रिया कुछ पूछना चाहते हो? प्रिया कुछ कहना चाहते हो आप? प्रिया आप अगर कुछ नहीं कहना चाहते तो प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। प्रिया इज नॉट देयर, प्रिया इज नॉट इवन लिसनिंग टू मी। ओके, अब कर लिया, चलो ठीक है। एंड अनदर वर्ड दैट इज योर, आई रॉट द रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ हेजिंग। क्यों सॉरी, आपने गलत क्यों लिख लिया, रॉन्ग क्यों लिखा? हेजिंग इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट इन मैनी प्लेसेस इन ऑर्डर टू सिक्योर द इन्वेस्टमेंट, यू कैन राइट इट सिंपली, इन्वेस्टमेंट इन मैनी प्लेसेस इन ऑर्डर टू सिक्योर द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। या उसके साथ अगर हम आर्बिट्रेज की बात करते हैं क्लास, तो आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है, देखिए आर्बिट्रेज एक वर्ड रिलेट करता है जिसमें हमारा प्रॉफिट ही जुड़ा होता है। कैसे? अगर सपोज करो कि कोई भी एक चीज मैं किसी ऐसे मार्केट से खरीदता हूँ जहां पर वो चीपर रेट पर है, और मैं उसको सेल करता हूँ किसी ऐसे मार्केट में जहां पर वो एक्सपेंसिव है, या फिर वहां पर जहां पर उसका रेट ज्यादा है, और ऐसी चीजें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी प्रॉफिट चाहिए, कोई प्रॉफिट चाहिए, तो ऐसी जगह पर हम क्या वर्ड यूज करते हैं, दैट इज आर्बिट्रेज। ये दोनों वर्ड आए हैं पेपर में, ये पेपर में ऐसे आए हैं, डेफिनेशन लिखी हुई थी और ऑप्शन में इनका था कि ये किस डेफिनेशन से रिलेट करता है। तो आर्बिट्रेज का मतलब होता है बाइंग फ्रॉम अ चीपर मार्केट एंड सेलिंग इट टू द एक्सपेंसिव मार्केट टू मेक द क्विक प्रॉफिट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेज। तो जनरली ऐसी चीजों को सबको प्रोटेक्शन देने का काम किसका है, सेबी का है। तो याद रखिएगा, मैंने दो एग्जांपल्स दिए हैं। तो इट चेक्स द प्राइस रेजिंग, प्रोहिबिट्स द इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब जो अंदर ही अंदर घोटाला चलता रहता है ना शेयर्स में, किसी कॉन्फिडेंशियल जो चीजें होती हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजों को ना करके लोग आपस में ही कुछ मतलब बातचीत करके शेयर्स की सेलिंग कर लेते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करता है। साथ के साथ प्रोहिबिट द फ्रॉडुलेंट एंड द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर का मतलब जो सेबी रेगुलेटर नहीं कर रहा है, अनफेयर तरीके से कुछ ऐसी चीजें होती हैं, उन सबको प्रोटेक्शन देने का काम सेबी का है। साथ के साथ डेवलपमेंटल फंक्शन में क्या करता है, सेबी प्रमोट्स द ट्रेनिंग ऑफ द इंटरमीडिएरीज टू द सिक्योरिटीज मार्केट। अब इंटरमीडिएरीज में कौन आते हैं, आपके बीएससी और एनएससी, स्टॉक एक्सचेंजेस, कॉर्पोरेट्स आते हैं। इन सब की ट्रेनिंग को भी कौन बैलेंस करता है, आपका सेबी करता है, ठीक है। उसके साथ साथ सेबी ट्राइज टू प्रमोट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल अप्रोच। फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल अप्रोच कैसे है वो मैं बताऊंगा क्लास, उसके लिए हमें एक वर्ड पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड अस्बा, ठीक है। अस्बा, ASBA, अस्बा क्या है वो मैं बताऊंगा, तो इस पॉइंट को यहीं होल्ड करके चलते हैं, ठीक। चलिएगा, आफ्टर दैट सेबी, सेबी के रेगुलेटरी फंक्शन, ये बस ऐसे फंक्शन है जिनको आप एक गो थ्रू हो जाओ, दैट्स इट। आप देखो मैं सिंपल बताऊंगा आपको, आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।
कि क्या चीज ये करता है, क्या चीज नहीं करता है, दैट्स इट। बहुत ज्यादा डिटेल जाओ मत, जिस चीज पे डिटेल जानी होती है ना वो मैं खुद आपको समझा देता हूँ। रेगुलेटरी फंक्शन में सेबी has framed the rules and regulation and a code of conduct to regulate the intermediaries such as the merchant brokers, underwriters, etc. Fine. उसके बाद these intermediaries have been brought under the regulatory purview and private placement has been made more restrictive। यानी इनको जो है वो हर एक टाइम बाद सेबी को इनके जो रेगुलेटरी परव्यू सेट किए जाते हैं उन सबको देखा भी जाता है कि क्या चीज करी जाए क्या चीज नहीं की जाए, क्योंकि ऐसा भी तो नहीं है ना, कुछ चीजों में बदलाव भी किया जाना चाहिए टाइम टू टाइम। साथ के साथ सेबी रजिस्टर एंड रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ द स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, ट्रस्टीज, मर्चेंट बैंकर्स एंड ऑल दोज हु आर एसोसिएटेड विद द स्टॉक एक्सचेंज इन एनी मैनर। आपको सिंपली ये सारे वर्ड्स रिलेट करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में। शेयर ट्रांसफर एजेंट्स हो गए, सब ब्रोकर्स हो गए, स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, इन सब को रेगुलेट और रजिस्टर, इनका नाम रजिस्टर करने का काम सेबी का है। सेबी रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ द म्यूचुअल फंड सीटीसी। म्यूचुअल फंड को भी बैलेंस कौन करता है, सेबी करता है। एंड सेबी रेगुलेट्स द टेक ओवर ऑफ द कंपनीज, टेक ओवर जितना भी होता है कंपनी का वो भी रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है। सेबी कंडक्ट करता है इंक्वायरीज एंड ऑडिट टू द स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंजेस में ऑडिट का काम भी किसका है, सेबी का है। And the participation of the Indian stock market of both the domestic and foreign financial intermediaries are governed by the regulation framed by the SEBI। और जितनी भी फॉरेन कंपनीज आना चाहती हैं, फॉरेन फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज ऐड होना चाहती हैं, और डोमेस्टिक भी, उनको भी कौन फ्रेम करता है, सेबी करता है, ठीक है। और साथ के साथ एडिशनली फॉरेन पोर्टफोलियोज इन्वेस्टर्स दैट इज नेम एज एफपीआईज एंड कैन पार्टिसिपेट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट आफ्टर रजिस्टरिंग देम विद एन ऑथराइज्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। पहले इनको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के तौर पर रजिस्टर होना होगा। अब देखो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वर्ड ये है क्या, देखो क्लास बहुत सिंपल सी बात है। मैंने आपको बताया था कि डीमेट अकाउंट्स होने चाहिए शेयर्स की ट्रेडिंग के लिए, यू नो दैट, ट्रेडिंग के लिए डीमेट अकाउंट्स बताए थे मैंने। उनके लिए होता क्या है कि आपकी डिपॉजिटरीज होते हैं, क्योंकि आपके डीमेट अकाउंट ये डिटेल नहीं रखते कि आप कितने शेयर्स खरीद रहे हो, कितने शेयर्स बेच रहे हो, सेल एंड परचेज, वो सब रिकॉर्ड्स किसके पास रहता है, डिपॉजिटरीज के पास रहता है। तो एक्चुअल में ये डिपॉजिटरी जो है, ये डिपॉजिटरी ही तो हमारे किसी बैंक के थ्रू हमें ये फैसिलिटीज दे रही है ना। इट मींस बैंक को ये बोल दिया गया कि हमें कोई जान नहीं रहा तो आप बैंक में अकाउंट ओपन करा के रखो, दैट इज डीमेट अकाउंट। यानी कोई बंदा चाहता है तो आपके इस बैंक में वो डीमेट अकाउंट खुलवाए तो हमें वो जानने लगेगा, उसके एनएसडीएल के बारे में पता चलने लग जाएगा। तो जनरली ये चीजें, ये पार्टिसिपेंट ही तो है, ये पार्टिसिपेंसी तो दे रहा है। तो हम ऐसी चीजों में क्या बोलते हैं कि हमें बैंक के जरिए किसको जानने का मौका मिला, डिपॉजिटरी को जानने के मिला। तो बैंक हमारा एक तरीके से वहां पर क्या हो गया, डीमेट अकाउंट लेकर आया और बैंक एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के तौर पर काम करता है, ठीक है। सो ये आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, उसकी क्लियर हो रहा है क्लास, आपको समझ आ रही है बात। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, जो चीजें समझाने वाली थी ना वो वाला मैंने आपको बहुत पहले समझा दिया। शेफ, अच्छा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट समझा दूं शेफ? ओके देखो बाकी क्लास में क्लियर हुआ है कुछ थोड़ा बहुत या नहीं हुआ है उन्हें भी? बाकी स्टूडेंट्स, यू ऑल क्लियर? ओके शीतल, ठीक है। शीतल आपने प्रीवियस क्लास अटेंड की थी क्या? ओके अच्छा ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनो क्लास। देखो होता क्या है, आई टोल्ड यू कि बैंक के लिए ना, मतलब हम अपनी सेविंग अकाउंट से कभी भी ट्रेडिंग नहीं करते, मैंने ये बात आपको क्लियर की थी। हम किससे करते हैं, हम ट्रेडिंग करते हैं डीमेट अकाउंट से, ठीक है। डीमेट अकाउंट्स जनरली अगर मैं बात करूं, सेविंग अकाउंट्स को तो सब जानते हैं, डीमेट अकाउंट को सब नहीं जानते। और अगर सब जानते भी हैं तो एक चीज क्लियर नहीं होती लोगों को कि डीमेट अकाउंट में हमारे शेयर्स का रोल कैसे होता है। तो एक्चुअल में डीमेट अकाउंट्स के लिए बनी हुई है डिपॉजिटरीज, क्योंकि डीमेट अकाउंट में हमारे जितने भी शेयर्स का ट्रेडिंग होता है उन सब का रिकॉर्ड किसके पास रखा जाता है, डिपॉजिटरीज के पास रखा जाता है। नाम से पता चल रहा है डिपॉजिटरी, यानी हम कितनी चीजों का डिपॉजिट कर रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ अ गोडाउन हो गया किसका, शेयर्स का। और वहां पर हमारे
इकट्ठे हो रहे हैं। अब उन शेयर्स में से अगर हमारी डिटेल कुछ भी जाननी है तो हम उन डिपोजिटरीज के पास जाएंगे। अब इन डिपोजिटरीज का रिकॉर्ड करो, मेरा पीएनबी में डीमेट अकाउंट है, तो इट मींस डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट कौन हुआ? पंजाब नेशनल बैंक हुआ। बस इतनी सी बात है शीतल। हाँ, इस आपको दिक्कत हो रही है, आप ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, कोई इशू नहीं है। मल्टीपल टाइम्स चीजों को पढ़ो, लेक्चर्स मल्टीपल टाइम देखो, क्योंकि अपलोड तो वो यूट्यूब पर हो ही गए हैं। उस चीज को पॉइंट टू पॉइंट फिर समझ के भी आपको क्लियर होंगी चीजें, ठीक। और फिर एडिशनल भी आप कुछ बुक्स उठाओ जैसे मैंने सजेस्ट की है आपको, ठीक है रेणुका? ओके, गुड। हाँ दिव्यांश, जिसमें आपका डीमेट अकाउंट है, बेसिकली वही आपका क्या है? डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है, ठीक है। हाँ शीतल, मैं समझ रहा हूँ, आपने सब पढ़ा है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, आप अब पढ़ रहे हो ना, एक्चुअल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आप इस चीज को, तो ये थोड़ा आपको इशू हो रहा है। अदरवाइज आपने पहले पढ़ा होता तो सब चीजें क्लियर होती थोड़ी बहुत, आप है ना। और फर्स्ट टाइम में हर किसी को इशू होता ही है, कोई इशू नहीं है, मैं आपको सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है क्लास। चलिए, तो रेगुलेटरी फंक्शन क्लियर हो गए। बाकी इक्विटी फाइनेंसिंग एंड डेट फाइनेंसिंग ये मैं आपको करा चुका हूँ, इसके बारे में मैं फोकस नहीं करूंगा। ये पेज आपको जब पीडीएफ में शेयर करा दूंगा, आप इसको रीड आउट करना, ठीक है। इक्विटी फाइनेंसिंग और डेट फाइनेंसिंग। उसके बाद अगर हम बात करें दी नेक्स्ट थिंग, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे मैंने बताया था ना कि मनी मार्केट के भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसे ही कैपिटल मार्केट के भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और वो जनरल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? जो है आपके स्टॉक्स और बॉन्ड्स, ठीक है। हमारे वहां पर मनी मार्केट में हमने बात की थी प्रोमिसरी नोट्स की, कमर्शियल बिल की, कमर्शियल पेपर्स की बात की थी। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो दीज आर स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है। स्टॉक क्या होता है? देखिए, स्टॉक्स हम कहें या बॉन्ड कहें तो जनरली बॉन्ड जो है दीज आर दी सिक्योरिटीज, जबकि स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे क्या है? शेयर्स ही हैं। सिंपल शब्दों में सुनो बस, स्टॉक क्या है? हमारे शेयर्स हैं, जबकि बॉन्ड्स हमारे क्या है? सिक्योरिटीज। स्टॉक्स को अगर हम सेल करते हैं और बॉट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक्स को हम किसमें करते हैं? शेयर सेल करते हैं और बाय करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में। और जनरली अगर कभी भी कोई एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक को रिप्रेजेंट करके लेकर आती है, लाइक अगर सपोज करो मैं एक कंपनी का मालिक हूं और मैं एज अ कंपनी बन के जा रहा हूं स्टॉक मार्केट में और मैं उस स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो एक शेयर कहलाएगा। और मैं वहां पर क्या कहलाऊंगा? एक शेयर होल्डर कहलाऊंगा, समझे क्लास? अगर सपोज करो स्टॉक आपके लाए जा रहे हैं कैपिटल मार्केट में, अगर सेबी डायरेक्ट ला रहा है तो दैट इज स्टॉक, लेकिन अगर एक कंपनी के थ्रू अगर आप रिप्रेजेंट करो तो दैट इज शेयर। क्लियर क्लास? बाकी टाइप्स ऑफ शेयर अगर आपको याद हो तो आई टोल्ड यू, आईपीओ, एफपीओ, राइट्स इशू मैंने क्लियर किया था ना, प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर फॉर सेल, 5 टाइप ऑफ शेयर्स मैंने इशूड बताए थे, टाइप्स ऑफ। सर, हाँ जी अमर जी बोलिए। स्टॉक एंड बॉन्ड्स एक बार रिपीट कर दो। बॉन्ड्स और स्टॉक रिपीट कर दो। ओके ठीक है, मैं कर देता हूँ। शेफ सेबी स्टॉक क्यों लाएगी? एक बात बताओ शेफ, शेफ अगर सपोज करो लाइक अगर हमारी सेबी के स्टॉक एक्सचेंजेस, मतलब हमारी सेबी डायरेक्ट स्टॉक लेकर आ रही है कि हमारे पास ना इतना अवेलेबिलिटी है और उन अवेलेबिलिटीज को ना हम मार्केट में लाना चाहते हैं सपोज, लेकिन अगर उन स्टॉक को एक्सचेंज करना है तो ही तो आपके एक्सचेंज करके वो शेयर्स बनेंगे ना, बाय द एनएससी और बीएससी। एक्सचेंज का मीनिंग क्या है? स्टॉक्स आर कन्वर्टेड इनटू द शेयर, और शेयर कन्वर्जन करने के लिए अलग अलग कंपनीज आएंगी ना। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो ना, तो आप जो सुनते हो कि एनएससी में आपका निफ्टी है और आपका बीएससी में आपका सेंसेक्स है और बीएससी में आपकी ये जो क्या बोलते हैं ब्लू चिप कंपनीज होती हैं। रिमेंबर ब्लू चिप कंपनी जो कि हायर और टॉप लेवल कंपनीज होती हैं, जिन ब्लू चिप कंपनीज जो कि आई थिंक आपकी बीएससी में अराउंड 30 है और आपकी निफ्टी में यानी एनएससी में 50 अराउंड ब्लू चिप्स कंपनी है, टॉप 50 कंपनीज, यस ठीक है।
सो वो चीजें आप ये मत भूलो, हमने ये बात स्टार्टिंग में कर ली कि कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर सेबी ही है, बाद में ये सब लोग कर रहे हैं अपना काम स्टॉक एक्सचेंजेस, जो कि स्टॉक को शेयर्स में एक्सचेंज करके सेल एंड परचेज का काम कर रहे हैं। सेल एंड बाय तो हम इनसे ही करेंगे ना। यस हाँ अमरजीत, एक्चुअल में वीना आप कुछ पूछना चाहते हैं? ओके प्रीति, कल ये टॉपिक पढ़ा है आपने, कहाँ से पढ़ा है ये टॉपिक आपने? फ्रॉम अदर सोर्सेज या बुक्स एंड ऑल? बुक से, ओके गुड। दिस वन इज द गुड थिंग, इफ यू आर गोइंग थ्रू विद द टॉपिक्स ना विद द बुक्स अर्लियर, मैं जब अगर ना पढ़ा और आप पहले से थोड़ा सा पढ़ें तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा दैट वर्ड विल बी इन योर माइंड कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है और आप समझ भी सकते हो फिर आसानी से ना। चलिए अमरजीत, आप जो पूछ रहे थे कि स्टॉक एंड बॉन्ड्स क्या है, स्टॉक इज नथिंग, स्टॉक्स आर द शेयर बेसिकली। और अगर हम बात करें पी भारनी, देखिए डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंड स्टॉक इज नथिंग। बॉन्ड और स्टॉक सिंपली अगर मैं बात करूं ना, देखो सिक्योरिटीज जो होती है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जनरली किसी भी बिजनेस से रिलेटेड होंगे, मतलब कंपनीज ही लेकर आएंगे उन्हें, ठीक है। कंपनीज लेकर आ सकती हैं या गवर्नमेंट ही लेकर आ सकती है। लेकिन अगर मैं स्टॉक की बात करता हूं तो स्टॉक ना कंपनी अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए शेयर्स के फॉर्म में स्टॉक निकाले या शेयर्स निकाले, वो आपके स्टॉक या शेयर कहलाएंगे। जबकि सिक्योरिटीज की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऐसी होती हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस पेपर उसमें पढ़ा था कि आरबीआई ने गवर्नमेंट के लिए एक पेपर निकाल दिया, दैट इज काइंड ऑफ अ बॉन्ड, जो मैंने आपको ट्रेजरी बिल्स में बताया था। पी भारनी, जैसे ट्रेजरी बिल्स हमने पढ़ा था ना, दैट इज टाइप ऑफ अ बॉन्ड। हम्म ठीक है। जबकि स्टॉक्स जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, या शेयर्स बोलूं इस तरीके से होते हैं कि किसी कंपनी को, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था ना 10 और 5 लाख का, कि 10 लाख की रिक्वायरमेंट थी, 5 लाख था, 5 लाख के शेयर्स निकाल दिए गए कि अगर कंपनी से कोई खरीदेगा तो उसके पास फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अच्छी हो जाएंगी, पैसा उसको मिल जाएगा, और उसके बाद वो उन शेयर्स को खरीद लेगा जब कंपनी डेवलप करने लग जाएगी उन लोगों से जिन्होंने वो खरीदे होंगे। तो इस तरीके से ये कैपिटल मार्केट वर्क कर रही है। ठीक ठीक है क्लास। ओके चलिए, तो अब अगर हम बात करें, क्या ये आपके बॉन्ड्स और स्टॉक तो जनरली ये है कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद हम बात करें सो हमारे कैपिटल मार्केट के इंटरमीडिएरी जो पढ़नी है, जनरली दो ही पढ़नी है, मैंने यहाँ पर मेंशन 4 कर दी हैं चीजें। फर्स्ट है आपका स्टॉक एक्सचेंज, जो कि आपका एनएससी और बीएससी है। एमसीएक्स नहीं आता पेपर में, लेकिन मैंने दिया, आपको अगर गो थ्रू होना होगा हो जाएगा, बाकी मैं एनएससी और बीएससी के बारे में आगे करूंगा कवर। इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जिनके बारे में आप जानते हो, पेंशन फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। ये सब किसके मार्केट्स हैं? इंटर कैपिटल मार्केट के इंटरमीडियरीज हैं, ठीक। बहुत डिटेल नहीं जाना, याद रखो सिर्फ, और 2 चीजों के बारे में डिटेल थोड़ी सी हम जानेंगे, एनएससी और बीएससी के बारे में, दैट्स इट, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द कैपिटल मार्केट। क्लास ये चीजें ना बहुत सिंपल सी हैं, और इनके लिए ना मैं आपको चाहूंगा कि आप इनको एक बार पॉइंट टू पॉइंट खुद से रीड आउट कर लेना जब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा। कुछ नहीं है, फर्स्ट पॉइंट जैसे पढ़ के देख लो आप, प्रोवाइड द लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स। सेकेंड इज गिव्स एनकरेजमेंट ऑफ द सेविंग्स, ऑब्वियस है, फंक्शन रहेगा कि मनी मार्केट से कंपेयर में कैपिटल मार्केट सेविंग्स पे ज्यादा जोर देती है। मानस, आई एम कमिंग टू दैट टॉपिक, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज एनएससी एंड बीएससी। उसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी जो मैं बताऊंगा अभी, असबा, एएसबीए, असबा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय द ब्लॉक्ड अमाउंट। असबा के बारे में पढ़ाऊंगा, तब आपको बीएससी एनएससी और क्लियर होगा, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है।
ठीक है क्लास। सो अभी मैं लास्ट मतलब एट लास्ट में इन टॉपिक्स को, फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस को आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, लेकिन अभी हम बात करते हैं मेन चीजों पर। ठीक है, वो मेन चीजें क्या है क्लास? अच्छा, आज तो मैंने स्लाइड पुरानी वाली अपलोड कर दी है, चलो कोई नहीं क्लास, आप ना सुन लो। द थिंग इज, शेयर्स मार्केटिंग के बारे में मैंने ये आपको बता दिया कि टाइप्स ऑफ शेयर्स कैसे होते हैं और किस तरीके से होते हैं। लेकिन अगर क्लास, अब मैं एग्जांपल के बेसिस पर कुछ चीजें समझाना चाहूंगा आपको। सपोज करो कि मेरे पास ना अकाउंट है, डीमेट अकाउंट, जो मैंने बोला कि वो नेसेसरी है किसी भी ट्रेडिंग के लिए शेयर्स की। ठीक है, एंड सपोज करो कि अगर मेरे पास कोई एक कंपनी आई या कोई एक इंस्टीट्यूशन आया, जिस इंस्टीट्यूशन ने ना ये कहा कि मैं इतने के शेयर्स निकाल रहा हूं और इसमें जो जो इंटरेस्टेड है वो आकर खरीद ले। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो इंटरेस्टेड लोग थे उनमें से सपोज करो मैं पहुंच गया और शौर्य पहुंच गया वहां पर लेने, मैं और शौर्य चले गए। और जाने के बाद ना हुआ क्या कि 10 लाख के शेयर्स निकाले हुए थे किसी कंपनी ने या किसी, मैंने ना बोला जाकर कि मुझे ना 5 लाख के शेयर्स लेने हैं, आपके 5 लाख के शेयर लेने हैं, और मैं क्या करूंगा, मैं आपके, उन्होंने बोला कि हमने 10 लाख के शेयर्स निकाल रखे हैं और अलग अलग रेट पर निकाल रखे हैं। सपोज करो उनका एक शेयर का रेट 5 रुपीज है और एक टाइप के शेयर का रेट उनका 4 रुपीज है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। सपोज करो मैंने कहा उनसे कि मैं आपके 1 लाख शेयर खरीदूंगा 5 रुपए वाले, मतलब 5 रुपीज वाले मैं 1 लाख शेयर खरीदूंगा। तो मैंने क्या करा, मैंने यानी 5 लाख का शेयर्स के लिए उनको बात रख दी। अब सपोज करो कि दूसरी कंडीशन में मतलब शौर्य ने ये करा कि शौर्य ने कहा कि मैं उनके 2 लाख शेयर खरीदूंगा और मैं 4 रुपीज वाले शेयर खरीदूंगा। एक 4 रुपए, एक 5 रुपीज वाले थे, 4 रुपीज वाले थे। तो शौर्य ने क्या बोला कि शौर्य ने बोला मैं 2 लाख शेयर खरीदूंगा और मैं खरीदूंगा कितने वाले, 4 रुपीज वाले। तो इट मीन शौर्य कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता है शेयर में, दैट इज ऑफ 8 लाख। अब अगर मैं सोचूं तो सपोज करो मैंने 5 लाख के शेयर्स की डिमांड रख दी है, 5 लाख शेयर्स मुझे खरीदने हैं, एंड शौर्य ने रख दिया 8 लाख की। कंपनी ने शेयर्स निकाले थे कितने, दैट इज ऑफ 10 लाख के शेयर्स। अब कंपनी करती क्या है कि कंपनी को ना वो इन्वेस्टमेंट देखना होता है जिस इन्वेस्टमेंट में उसको फायदा हो रहा होता है। कैसे? अगर सपोज करो कंपनी मुझे शेयर्स बेचती है तो मैं तो सिर्फ 5 लाख के खरीद रहा हूँ, लेकिन कंपनी अगर शौर्य को बेचती है तो शौर्य ने डिसाइड किया है 4 रुपए वाले, लेकिन शौर्य से उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, दैट इज ऑफ 8 लाख रुपीज। समझ रहे हो? तो अगर कंपनी यहां पर देखते हैं तो कंपनी को ये जो प्रॉफिट कहलाता है ना यहाँ पर उस पार्टी से जहां पर उसके ज्यादा शेयर सेल हो रहे हैं, ये प्रॉफिट कहलाता है, दैट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। समझ रहे हो? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जब कंपनी उस साइड जाए जहां पर उसके शेयर ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब दूसरी साइड पे अगर मैं बात करूं, अब अगर मैं दूसरी साइड में बात करूं तो कंपनी देखा जाए तो टोटल ओवरऑल 3 लाख का बढ़ रहा था शेयर्स, तो क्योंकि 10 लाख का अमाउंट था, 8 लाख शौर्य बोल रहा है, 5 लाख मैं बोल रहा हूं, तो यानी 13 लाख के शेयर्स होने चाहिए थे कंपनी के पास। तो अब उस दौरान पर कंपनी ने मुझे क्या कहा कि मैं तो सिर्फ आपसे 2 लाख के ही शेयर, मैं आपको 2 लाख के ही शेयर बेच सकता हूं, मैं ज्यादा नहीं बेच सकता, कंपनी ने मुझे ये कहा। अब उस दौरान पर क्या हुआ कि मेरा पैसा तो फंस गया। पैसा क्यों फंस गया? क्योंकि मैं चाहता तो मैं उस इन्वेस्टमेंट को कहीं पहले और कर देता तो मुझे एटलीस्ट इंटरेस्ट मिल जाता, क्योंकि मैं कुछ टाइम तो रुका हूंगा ना। कुछ टाइम का मतलब ये है कि पहले शेयर्स में ना टाइम लिमिट नहीं थी, अब की जो टाइम लिमिट है वो मैं बताऊंगा। तो हुआ क्या कि मुझे उस दौरान पर मुझे एक लॉस हुआ और कंपनी को लॉस ना होकर कंपनी को प्रॉफिट हुआ, क्योंकि कंपनी ने दूसरी साइड शौर्य को तो पूरा अपना सेल कर ही दिया, और दूसरी साइड से जो मेरे पास पैसे थे 5 लाख रुपीस मुझे लगाने थे, मैंने उसमें से सिर्फ कितने ही लगाए, 2 लाख लगाए। 3 लाख अमाउंट मेरा ऐसा अमाउंट था जिसमें कोई लॉस मुझे पड़ा और वो दिखा नहीं। इस टाइप का लॉस क्या कहलाता है? एबनॉर्मल लॉस। समझ रहे हो क्लास? तो होता क्या है, इस चीज से बचने के लिए ये बोला गया कि हम ना एक ऐसा सिस्टम लेकर आएंगे जिस सिस्टम से ना हम इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आसानी से ट्रेड कर सके, और ट्रेड में डीमेट अकाउंट को जोड़कर किया जाएगा, और उससे फायदा क्या होगा वो मैं बताऊंगा। लेकिन इस कंडीशन को नाम दिया गया अस्बा का, दैट इज ASBA, अस्बा। इसकी जो फुल फॉर्म बनती है दैट इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ये है क्या?
ये मैं बताऊंगा, लेकिन मैं ये जो एग्जांपल देके बैठा हूं ना आपको, ये एग्जांपल इससे पहले का है जब तक ये नहीं बना था, क्योंकि असबा जो है ना वो अभी आपका रिसेंटली बना था 2008 में सेबी के थ्रू, ठीक है। सेबी ने असबा लॉन्च किया था। इट्स अ काइंड ऑफ अ सिस्टम, या यू कैन से दी काइंड ऑफ अ एप्लीकेशन काइंड ऑफ, जिससे कि हम अपने प्रॉफिट को बचा कर रखें, क्योंकि शेयर अगर आपके नहीं लिए गए हैं या शुद्ध देना था, उस कंडीशन में आपको लॉस ना हो, उस लॉस से बचाया जा सके, उसके लिए असबा लाया गया। क्लास क्लियर हो रही है ये बात? मेरा एग्जांपल समझ आया आपको? सर इसकी फुल फॉर्म एक बार फिर से रिपीट करना। असबा की फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ब्लॉक्ड। क्लास से सबको क्लियर हुआ? न्यू स्टूडेंट विशाखा, अर्पिता, फ्रैंकी, समझ आ रही है बात? मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? मैं ये बताना चाह रहा हूं क्योंकि यू ऑल नो कि शेयर मार्केटिंग में कितने अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और रेट का अप एंड डाउन होने पर ऑब्वियस है क्लास, अगर सोचो इन्वेस्टर्स को कभी भी शेयर्स में टैक्सेस इंक्रीज किया जाता है कुछ भी। ओके प्रियंका, मैं बताता हूं, लेकिन बस मेरी बात सुनो पहले। अगर कभी भी शेयर्स में अप एंड डाउन आता है, और होता क्या है कि अगर सपोज गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करती है, तो ऑब्वियस है ना, इन्वेस्टर्स जितने भी वो तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं, वो अपना हट जाएंगे, मार्केट डाउन होने लग जाएगी, और मार्केट डाउन होने लगती है, यही तो कंडीशन होती है ना। जो लोग जनरली शेयर मार्केटिंग में पैसा लगाते हैं, आपने देखा होगा, वो रोज चेक करते हैं सेंसेक्स कितना अप एंड डाउन हुआ, कितना निफ्टी अप एंड डाउन हुआ, गोल्ड का प्राइस, बुलियंस का क्या क्या अप एंड डाउन हुआ, सिल्वर का क्या क्या हुआ, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ मार्केट जिनमें कि आप इन्वेस्ट करते हो अपना पैसा। तो जनरली इस चीज से बचने के लिए कि इन्वेस्टर्स का पैसा विद इंटरेस्ट जितना वो चाहते हैं और उनको टाइम ज्यादा ना लेना पड़े, उसके लिए बनाया गया ये असबा। एंड असबा है क्या, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ क्लास, सिंपल से शब्दों में सुनो कि दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं, मैं हूं और कोई एक पर्सन और है। एक कंपनी ने पैसे के शेयर्स निकाले हैं 10 लाख के। अब सपोज करो मैंने कंपनी से बोला कि मैं 5 लाख के शेयर खरीदूंगा, दूसरे पर्सन ने बोला मैं 8 लाख के शेयर खरीदूंगा, कंपनी ने बोला सिर्फ कि मैं 10 लाख के निकाल के बैठा हूं। अब इट मींस कंपनी को 13 लाख के शेयर्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है ना। लेकिन अगर सपोज करो कंपनी उस पर्सन के पास चली जाए जिस पर्सन के पास 8 लाख के शेयर बिक रहे हैं, तो इट मींस वो दूसरे पर्सन को कितने के बेचेगा, सिर्फ 2 लाख के, क्योंकि उसके पास तो 10 लाख की शेयर है ना। तो इट मींस अगर वो 5 लाख इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके 3 लाख रुपीज ऐसे रहे जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कहीं हो ही नहीं पाया, और इन्वेस्टमेंट वो अगर चाहता तो कर सकता था, लेकिन उस टाइम के लिए वो बंद गया, बॉन्ड हो गया, वो ब्लॉक हो गया। और ब्लॉक होने की कंडीशन में उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं आया, उसका वो पैसा फंसा का फंसा रह गया वहीं पर। तो इस कंडीशन से बचने के लिए आपका क्या बनाया गया, असबा बनाया गया। क्लियर हुआ क्लास? माइनस करना, प्रो रेटा अलॉटमेंट नहीं कर सकते एक्चुअल में ना। माइनस प्रो रेटा अलॉटमेंट मनी मार्केट में ज्यादा बेनिफिशियल रहता है कंपनी मार्केट के कंपेयर में, ठीक है। सो क्लास ये आपका क्या था, ये असबा था। अब देखो असबा के आने के बाद, असबा जब आया, असबा इज योर एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, जो कि लॉन्च किया आपका सेबी ने 2008 में, ठीक है। अब इसके आने के बाद क्या हुआ वो मैं चीज समझा रहा हूं, अब इसको सुनना। हाँ प्रीति, गोल्ड सिल्वर प्राइस भी इन्हीं पे डिपेंड करते हैं। दीज आर ऑल्सो द टाइप ऑफ शेयर्स, मार्केटिंग के ये कमोडिटीज होती हैं जनरली, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, फॉर्म ऑफ बुलियंस, ठीक है प्रीति। तो अब देखिएगा असबा के आने के बाद क्या हुआ। अब एग्जांपल थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, चीजें वही रहेंगी, बस सुनते चलो। अब होगा क्या कि अगर सपोज करो असबा आ गया है, असबा आने के बाद एक कंपनी ने 10 लाख के शेयर्स फिर से निकाले। 10 लाख के शेयर्स निकालने के बाद मैं और शौर्य फिर से पहुंच गए। मैंने क्या कहा कंपनी को कि मैं उसके ना 5 लाख के शेयर खरीदूंगा, लेकिन अब ना मेरे पास और शौर्य के पास, दोनों के पास उनका सेविंग अकाउंट भी है और उनका डीमेट अकाउंट भी है। एग्जाम्पल देखना, उनके पास, दोनों के पास, मतलब मेरे पास भी और शौर्य के पास, दोनों के पास सेविंग अकाउंट भी है, डीमेट अकाउंट भी है। अब होता क्या है,
कंपनी को मैंने तो बोल दिया कि मैं 5 लाख के शेयर्स खरीदूंगा और शौर्य ने बोल दिया कि वो 8 लाख के शेयर खरीदेगा, सेम बोली गई है बात। लेकिन मेरे अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में 15 लाख सेव्ड है, मेरे अकाउंट में 15 लाख सेव्ड है, 15 लाख सेव्ड है, और जो शौर्य है उसके अकाउंट में 20 लाख सेव है। अब होगा क्या कि कंपनी ने देखा कि ये डीमेट अकाउंट वाले भी हैं और सेविंग अकाउंट भी है इनके पास, तो कंपनी ने क्या करा, हमारा ना 15 और 20 लाख में से, मेरे पास 15 लाख था, मेरा 5 लाख का अमाउंट ब्लॉक कर दिया क्योंकि मैं 5 लाख का शेयर खरीदना चाहता हूं कंपनी से। और सेम एज कंपनी ने शौर्य का भी 8 लाख अमाउंट ब्लॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि वो 8 लाख के शेयर की बात कर रहा है। ठीक है, कैसे ब्लॉक कर दिया? क्योंकि हमारा डीमेट अकाउंट उसी अकाउंट में जिसमें हमारा सेविंग अकाउंट है। बात समझ लो क्लास, हमारा डीमेट अकाउंट उसी अकाउंट में है जिसमें हमारा सेविंग अकाउंट है। अब अगर सपोज डीमेट अकाउंट में मेरा पैसा जाएगा ट्रेडिंग के बाद, तो अगर मैं 5 लाख के पूरे मुझे कंपनी दे देती है तो 5 लाख डिडक्ट हो जाएंगे, तो मैं निकाल कितने सकूंगा सर? 10 लाख निकाल पाऊंगा ना, क्योंकि मेरा 5 लाख का अमाउंट तो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। समझ लो क्लास। और सेम एज अगर मैं बात करूं शेफ की, तो शेफ के शौर्य के अमाउंट में से शौर्य निकाल कितना सकता है? सिर्फ 12 लाख का, क्योंकि 8 लाख उसका अमाउंट ब्लॉक हो गया शेयर्स के लिए। अब उस कंडीशन में सपोज करो कि कंपनी शौर्य को तो पूरा बेच देती है 8 लाख का, लेकिन मुझे सिर्फ बेचती है 2 लाख का ही, क्योंकि कंपनी के पास शेयर 10 लाख के ही है। तो एटलीस्ट जो मेरा 3 लाख का अमाउंट है, मेरा उस पर इंटरेस्ट तो जू का तू रहेगा ना, इंटरेस्ट पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। तो यानी वहां पर मेरे पास ऑप्शन ये बच जाता है कि एटलीस्ट मेरा 3 लाख पे जो इंटरेस्ट था उसका नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अजबा ने उसको ब्लॉक्ड अमाउंट को भी कंसर्न किया विद इंटरेस्ट के साथ। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्लास में क्या बता रहा हूं आपको? क्लियर हुआ अब ये बात क्या है ये अजबा? हाँ, वो भी इंक्लूड हो गया। यस, हाँ, 3 लाख भी इंक्लूड हो गया शेफ। न्यू स्टूडेंट्स, ओल्ड स्टूडेंट्स, दोनों को क्लियर हुआ बात सारी? प्लीज अगर नहीं समझ में आया तो बता दूंगा। ये अजबा से पहले नहीं होता था शेफ, ये अजबा के बाद होने शुरू हुए। और साथ के साथ ना एक चीज और हो गई है कि ना, अगर आप शेयर मार्केटिंग में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो और सपोज करो आप 5 लाख के लिए इंटरेस्टेड हो, लेकिन कंपनी 2 लाख का ही आपको दे सकती है, तो उसे ना 45 दिन के अंदर अंदर बताना होता है कंपनी को कि मैं आपको दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उसका अमाउंट भी तो रिलीज होना है, फिर उस पर इंटरेस्ट भी मिलना है उसको। थोड़ा टेक्निकल है। ओके मानस, मैं बताता हूँ, बाकी बच्चों की एक बार मैं सुन लूं क्वेरी। सो क्या है सर, डीमेट अकाउंट अलग से ओपन कर सकते हैं ना विदाउट सेविंग? हाँ प्रीति, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। You can open your demat account separately, but you have to prove that you have so much of trading and shares marketing you are involved. You have to prove by your documentations. कंपनी नहीं बताती है तो सेबी उस पर एक्शन लेती है शेफ। अगर कंपनी नहीं बताती है तो सेबी उस पर एक्शन लेती है। क्लास मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है, यू ऑल आर नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, और इट इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है? आप मेरी बातें सुन नहीं रहे हो शायद आज, मुझे लग नहीं रहा, मतलब यू आर नॉट सो मच इंक्लूडेड टुडे। प्रीवियस क्लासेस में जिस तरीके से आपका रहता है ना, दैट यू जस्ट वांट टू नो, आज थोड़ा ऐसा लग रहा है मुझे कि हाँ ठीक है बस जाने दो, पता नहीं सर क्या बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। क्लास देखो प्रियंका, इट्स नॉट एक्चुअली थ्योरी, आई जस्ट वांट टू क्लियर ऑल द टॉपिक्स जस्ट बिकॉज ऑफ इट विल कम टू योर मेंस एंड इंटरव्यू आल्सो, बिकॉज ये मैंने बोल रखा है कि दिस इज योर ट्रेनिंग। आपकी ट्रेनिंग तब नहीं होगी जब आप सिलेक्शन लोगे, ट्रेनिंग आपकी अब होगी जस्ट बिकॉज आपको अब से सारी बातें पता रहे तो। ठीक है, अजबा समझना है, कोई अजबा नहीं है मानस, इट्स असबा, ASBA, AZBA नहीं है ये, असबा है, ASBA।
ओके, बस क्लास मेरे को, हाँ असबा, ASBA, यस असबा। मैं इतनी बार स्पेल कर चुका हूं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या क्लास? रेणुका, यू आर नॉट लिसनिंग मी, आई एम ऑडिबल टू यू? ओके नंदनी, नंदनी कोई इशू नहीं है। नंदनी यू आर BDS स्टूडेंट एज यू टोल्ड मी, आई थिंक ना, BTech। नंदनी, आई विल रिक्वेस्ट यू जस्ट गो थ्रू विद मी। जितनी बातें बताई जाएं सिर्फ उनको अभी सुनो, एंड आफ्टर दैट मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, जस्ट गो थ्रू विद देम। यू आर अ न्यू स्टूडेंट, आई विल कवर ऑल योर टॉपिक विच आर पेंडिंग, फाइन, डोंट वरी अबाउट दैट। और मैं आपको ना बहुत क्लियर करूंगा। देखो, इफ यू आर coming in this field that you want to prepare for the banking exam, so you have to do your hard work by your own, and I'll do best on my behalf जितना भी मेरे से हो सकता है। ठीक है, ठीक है नन्नी, सो डोंट वरी, जितना मेरे से हो पाएगा मैं वो सारा करूंगा आपके साथ कवर। एंड प्लीज आप भी अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डालिए, कुछ बेसिक्स बुक उठाइए, अगर आपको क्लियर नहीं है तो लाइक आप 11th-12th की बुक्स इकोनॉमिक्स की पढ़िएगा। ठीक है, NCERTs उनके साथ आप थोड़ा सा कवर अप कर लोगे तो आपको वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। ऋतिक, Ritik, you are not writing what I'm telling to you. As I told you that you have to write all these stuffs which I'm telling you. While I'm saying this, you have to just write down it, na? All students, I think, doing these kind of things, but you are not doing. Ritik, all just I want to say, na, please don't think that I will provide you a spoon feeding, because if I'll write that hedging what is and what is arbitrage, that doesn't make sense. Fine. So I just request you कि please कुछ चीजें note down करा करो, because you all are mature enough. You all are around 21 above. Fine. So at least you have to prepare something for you, na? I'll add, don't worry, I'll add. But it's my request, it's my humble request that you have to do something by your own. अच्छा प्रियंका, जो ठीक है प्रियंका, मैं ऐड कर दूंगा, मुझे वक्त दिया करो, क्योंकि ना कुछ चीजें सच बताऊं तो मैं ऐड इसलिए भी नहीं करता कि बच्चों के दिमाग में ना सुनने से एग्जाम्पल ज्यादा अच्छे से आ जाता है बशर्ते लिखे हुए से, क्योंकि मैं सारी चीजें ज्यादातर एग्जाम्पल बेसिस पर क्लियर करता हूँ आपको। अगर जितना मैं जानता हूं मैं हमेशा एग्जाम्पल देता ही हूँ आपको, प्रोमिसरी नोट का दिया, ट्रेजरी बिल का दिया, है ना? तो क्लास ठीक है, अजबा क्लियर हुआ है आपको या नहीं हुआ है? शुक्रिया, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल ना, इसीलिए तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं एक स्टोरी क्रिएट कर देता हूँ जिससे कि आपको याद रखें कि हाँ अजबा से पहले ये होता था, अजबा के बाद ये होता है। नंदनी, ऑन गोइंग टॉपिक्स की PDF अगर मैं, देखो ऐसा नहीं कर सकता नंदनी, क्योंकि पता है उससे क्या होता है कि अगर मैं पहले ही टॉपिक्स प्रोवाइड कर दूंगा ना, तो मुझे शायद ऐसा लगता है कि बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा सा नहीं रहता। हाँ ये जरूर करा करो आप कि मैं आपको टॉपिक बता दिया करूंगा कि मैं नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप उससे रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ के रखा कर। ठीक है, यस। तो ठीक है क्लास, आपको अजबा क्लियर हुआ है? अजबा के बाद अब देखिएगा क्लास, ये चीज आपको बता दी मैंने कि कैपिटल मार्केट में टोटल किसका है, शेयर्स का है, जो भी हो रहा है। ठीक, तो देखिएगा अगर कंपनी कभी भी शेयर मार्केट में आती है, तो अब यहाँ पर आपकी, मेरे को बता दो अजबा सर। अच्छा, अच्छा आपको अजबा का मानस पहले वाला क्लियर हो गया? एग्जाम्पल जो अजबा ना आने से पहले था वो क्लियर हो गया है मानस? गुड। अजबा में ना सिर्फ एक चीज,
ठीक है प्रियंका, आई कंसर्न, मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कंसर्न कर रहा हूँ, एंड डोंट वरी, मैं आपको जितना हो सकता है वो करके दूंगा, ठीक है? ठीक है प्रियंका, हैप्पी? ओके मानस, अजबा में सिर्फ एक चीज हुई है, जो आपका शेयर्स बिक रहे थे ना, वो शेयर्स आपको खरीदने थे, उन शेयर्स में से सेविंग एंड डीमेट अकाउंट को जोड़ दिया गया। कैसे जोड़ दिया गया कि 5 लाख के शेयर्स मुझे खरीदने थे, मैंने वो 5 लाख के शेयर्स बोल तो दिया कंपनी को, लेकिन कंपनी ना मुझे सिर्फ 2 लाख के ही बेच पा रही है, तो कंपनी ने मेरे पहला अमाउंट 5 लाख का ब्लॉक कर दिया सेविंग अकाउंट में। पैसे कितने थे? 15 लाख थे। मैं निकाल कितने सकता था? 10 लाख। लेकिन अगर जब कंपनी मुझे 2 लाख की शेयर बेचेगी ना, तो कंपनी ने इंटरेस्ट जो चलाया है वो इंटरेस्ट चलाया सबका है। 2 लाख तो उसके पास चलेगा, लेकिन इंटरेस्ट मुझे जो मिलेगा पैसे का, वो कितना मिलेगा? 13 लाख रुपए। 13 लाख का इंटरेस्ट मिलेगा। इट मींस मेरा इंटरेस्ट अमाउंट कहीं नहीं जाएगा अजबा के साथ, जबकि अजबा से पहले मेरा इंटरेस्ट मुझे मिल ही नहीं रहा था। वो पैसा तो मेरा ऐसा था कि उसे किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि शेयर्स बाद में मुझे मिले नहीं। 2 लाख के शेयर्स मैं खरीद पाया सिर्फ, 3 लाख के लिए अमाउंट का वो ऐसा कैसे रहा, ना उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई ना कुछ घटा। लेकिन अजबा के आने के बाद उसमें क्या हुआ? बढ़ोतरी हुई। समझे मानस? क्लियर मानस? ओके अब आ गया ना, गुड। बस यही चाहिए था, अब आ गया समझ में, यही चाहिए था। यस तो देखिए क्लास, अगर कोई भी कंपनी, जैसे मैंने बताया कि शेयर मार्केटिंग में आना चाहती है, तो उसके लिए कोई एक्सचेंज प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए। अब एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? जहां पर वो कंपनी अपने शेयर्स को सेल और बाय कर सके। और वो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म क्या होगा? वो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ही तो हमारा स्टॉक मार्केट है ना। वो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ही हमारा क्या है? स्टॉक मार्केट है। हाँ कि जिससे लॉस ना हो, जिससे, यस। क्योंकि अगर हम पहले वाले केस में देखें ना, अजबा से पहले तो हमें लॉस हो रहा था ना, इस वाले केस में हमारा लॉस नहीं है। तो क्लास, अगर कंपनी कभी भी अपने शेयर्स को सेल एंड परचेज करना चाहती है, तो वो स्टॉक प्लेटफॉर्म पर आएगी, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर आएगी। जो स्टॉक मार्केट वहां पर क्या करेगी? उसको सेल एंड परचेज करने के लिए, सेल एंड बाय करने के लिए आपका एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगी। और ऐसे आपके जनरली इंडियन कैपिटल मार्केट में अगर मैं बात करूं, तो टोटल ओवरऑल कितने हैं आपके? दैट इज ऑफ 2, बीएससी और एनएससी। ठीक है, बीएससी इज योर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी इज योर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बीएससी इज बॉम्बे। हाँ रेनू का, अजबा का लॉन्ग फॉर्म इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। यस ठीक। सो क्लास देखिए, स्टॉक मार्केट जनरली 2 जो आपकी सेल एंड परचेसिंग का प्रोवाइड कराती है प्लेटफॉर्म, दैट इज बीएससी और एनएससी। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ना क्लास, तो पहले पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पहला आपका स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आया था ना, वो एनवाईएससी था। सुना है किसी ने? एनवाईएससी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था एनवाईएससी। ठीक है, उसके बाद आपका जो एशिया का फर्स्ट बना था, जो एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज बना था, वो बीएससी बना था। बीएसई, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन हुआ क्या? आपको एक सिंपल सी बात सुनिएगा, जब क्लास कभी भी सपोज करो पूरे वर्ल्ड में या पूरी एक एरिया में एक ही चीज हो, लाइक रेलवे को ले लो। आप जानते हो कि रेलवे पूरा आपका, रेलवे की जितनी भी वो होती है वो सब इंडियन रेलवे करता है। इट्स अ ओनली प्लेटफॉर्म। ठीक, एक प्लेटफॉर्म है, उसको कभी भी अगर टिकटिंग का प्राइस बढ़ाना होगा तो वो अकेला बढ़ा सकता है, वो अपनी मोनोपोली करेगा। ठीक, तो मोनोपोली की कंडीशन में क्या होता है कि उसे किसी के साथ बाउंड नहीं होना पड़ता, वो अपना मर्जी का मालिक होता है। तो इसी कंडीशन में अगर मैं बात करूं, बीएससी जब आया था ना, फर्स्ट एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज बीएससी जब आया, तो ये अपने आप में मोनोपोली शो करता था। इट प्लेज द रोल ऑफ मोनोपोली, कि मैं ही मैं हूं और बाकी तो क्या ही है, बाकी का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी कोई डेवलप ही नहीं हुआ था एशिया में। तो हुआ क्या? इसी चीज से बचने के लिए, मोनोपोली से बचने के लिए आपका कौन आया? दैट वाज इन 1992 में एनएसई आया,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया, ठीक है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई दोनों का रिव्यू चेकआउट करने के लिए कि कितना अप्स एंड डाउन जा रहा है शेयर्स में, कितना कंपनीज घटन बढ़ रही है, कितने शेयर्स में बढ़ोतरी हो रही है, कितने घट, ये सब चीजें कौन मेंटेन करता है, इनके इंडेक्सेस। जैसे कि बीएसई के इंडेक्स की मैं बात करूं, बीएसई का इंडेक्स आपका होता है दैट इज सेंसेक्स, जिसे हम सेंसिटिव इंडेक्स बोलते हैं। बीएसई का इंडेक्स होता है जिससे हम अप्स एंड डाउन शेयर्स का देखते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ बैरोमीटर। तो जनरली इसे हम कहते हैं सेंसिटिव इंडेक्स, ठीक है। और सेंसिटिव इंडेक्स में टोटल बीएसई में आपकी ऐसी जो बड़ी ब्लू चिप्स कंपनी है जिनके शेयर सबसे ज्यादा मार्केटिंग में रहते हैं, ऐसी ब्लू चिप्स कंपनी 30 है, ठीक है। बीएसई में टोटल कितनी ब्लू चिप्स कंपनी है, 30 ब्लू चिप्स कंपनी है, जो कि आपके सेंसेक्स के बेसिस पर इंडेक्स शो करते हैं कितने शेयर्स अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, ठीक है। साथ के साथ एनएसई की बात करूं तो एनएसई का इंडेक्स जो है जिससे मेजर किया जाता है कि कितने शेयर्स एनएसई में अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, दैट इज निफ्टी। निफ्टी 50 आपने सुना होगा। निफ्टी 50 का मतलब इज नथिंग, निफ्टी इज द इंडेक्स बाय व्हिच शेयर इज एक्चुअली मेजरिंग अप्स एंड डाउन्स मेजर किया जा रहा है, एंड 50 इज द 50 ब्लू चिप्स कंपनी निफ्टी, ठीक है। क्लियर हुआ क्लास? एनएससी और बीएससी ये चीज आपसे पूछ ली जाती है, याद रखना कि निफ्टी किस में मेजर होता है, दैट इज एनएससी में। आपका सेंसेक्स किस में मेजर होता है, दैट इज ऑफ बीएससी में। इस तरीके से बीएससी में कितनी ब्लू चिप्स कंपनी है, ब्लू चिप्स कंपनीज आर नथिंग, दीज आर दी हाई प्रोफाइल्ड कंपनी, हाई रैंक्ड कंपनीज, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीज याद रखनी, ठीक है क्लास। अब क्लास आप, हाँ जी प्रीति। और सर निफ्टी 50 जो बताए वो एक बार बताइए ना। अच्छा निफ्टी 50, निफ्टी 50 इज नथिंग प्रीति, निफ्टी वर्ड इज बेसिकली इंडेक्स फॉर मेजरिंग दी शेयर रेट्स, ठीक है। शेयर्स का अप्स एंड डाउन्स कितना हो रहा है वो मेजर किया जाता है बाय द निफ्टी, किसमें, एनएसई में। और निफ्टी 50 वर्ड यूज करते हैं क्योंकि बीएससी में 50, एनएसई में 50 ब्लू चिप्स कंपनी है, इसलिए टोटल वर्ड यूज किया जाता है निफ्टी 50, ठीक है प्रीति। ओके अब क्लास आपने शायद सुना होगा, थोड़ा सा बता रहा हूं, बाकी टाइम इतना है नहीं, लेकिन सुन लो। अगली क्लास में कैपिटल मार्केट में ऑलमोस्ट फिनिश कर दूंगा विद योर ऑल एडिशन विच आई हैव टू डू, फाइन। मुझे जो करने पड़ेंगे वो मैं कर दूंगा इसमें ऐड, जो भी आप चाहते हैं, ठीक। जो जो मुझे पता लग गए हैं वो मैं ऐड करके भेजूंगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं टॉपिक कवर कर दूंगा पूरा। एक चीज सुनिएगा, आपने सुना होगा कि हमारे ये देखिए इंडेक्स के लिए भी तो कुछ चीजें होती है ना, और इंडेक्स के लिए अगर मैं बात करूं तो आपकी पता हो तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं। अगर आपने सुन रखा हो तो अगर एक क्लास में अगर एक टीचर मार्क्स देता है तो हम उन क्लास में पूरे स्टूडेंट जितने भी होते हैं उनमें से हायर परफॉर्मेंस जो रहती है उसको फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, इस तरीके से देते हैं ना। और साथ में ये भी बताते हैं कि आपके प्रीवियस परसेंटेज के हिसाब से अपनी कितनी कम है, ये सब चीजें हम करते हैं। तो जनरली हम अगर बात करें तो इनके लिए, इंडेक्स के लिए मानस खन्ना, बुल एंड बियर को अगर आप ना इंक्लूड करें ना तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि सच बताऊं तो वो टॉपिक रेलेवेंट भी नहीं है, और दूसरी बात बहुत लंबा टॉपिक खिंच जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ बात उन चीजों की करता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं क्योंकि सच बताऊं यहाँ पर आपका ये तो टॉपिक वो तो नहीं है कि आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाना है मुझे, बाकी इतना डिस्क्रिप्टिव हो जाता है कि पूछो मत, ठीक। हाँ क्लास, तो देखिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की बात करूं मैं अगर, तो जनरली हमारे इस क्लास में आपको, जैसे मैं रेटिंग की बात कर रहा हूं कि गौरव पांडे और मानस खन्ना आप दोनों चाहते हैं, ठीक है, मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं पहले वो सुन लीजिए, ठीक है। मैं डिस्कस कर दूंगा इस चीज को भी, क्लियर। टाइम चाहे जितना भी लगे, अगर आप चाहते हो मैं डिस्कस कर दूंगा ये, अभी पहले जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो। तो जनरली अच्छा कोई नहीं, मैं बता दूंगा।
तो होता क्या है कि अगर मैं बात करूं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का, तो हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो जो कि रेट करती हैं कि किसको कितना बढ़ना चाहिए, ठीक है, शेयर मार्केटिंग में। तो अगर मैं बात करूं ओनली ऑन बेसिस ऑफ इंडिया, तो इंडिया में आपकी कुछ टॉप 4 कंपनी ऐसी हैं जो कि 4 रेटिंग एजेंसीज ऐसी हैं, टॉप 4 जो कि आपका ये काम करती हैं। जैसे आपने क्राइसिल के बारे में सुना होगा, ठीक है, क्राइसिल बारे में सुना होगा, इकरा के बारे में सुना होगा, केयर के बारे में सुना होगा, ओनिक्रा के बारे में सुना होगा, समीरा, जैसा निकिता ने लिखा भी है। ये वर्ड सुने आपने, क्राइसिल, ओनिक्रा, केयर, समीरा, सुने हैं? हाँ क्लास, बाकी इनके बारे में आप बहुत डिटेल मत जाइएगा, बहुत डिटेल नहीं चाहिए, ठीक है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि इंडिया बेसिस पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है वो आपकी ये 4 टॉप में रहती हैं, क्राइसिल, केयर और इकरा और निकरा, ठीक है। और एशिया, पूरे वर्ल्ड के बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड के बेसिस पर तो आपके न्यूज में आती रहती है, आपने सुना होगा स्टैंडर्ड एंड पुअर, एसओपी सुने, स्टैंडर्ड एंड पुअर, ठीक है। एसएनपी लिखा हुआ आता है ना कि इतना जीडीपी घट गया, इतना बढ़ना चाहिए था, एस्टिमेशन इतना था, इतना होना चाहिए आगे के लिए, ठीक। तो आपका एसएनपी, स्टैंडर्ड एंड पुअर, साथ के साथ मूडीज, मूडीज का इतनी बार पेपर में आता है, मैं पीडीएफ में ऐड भी करता हूं करंट अफेयर के, साथ के साथ फिच, FITCH, फिच, सुने हैं ये वर्ड तीनों, एसएनपी, मूडीज एंड आपका फिच। ये तीनों वर्ल्ड बेसिस पर ना रेटिंग्स देती हैं, किन चीजों पर, जनरली 4 चीजों पर, दैट इज, नहीं सुना है, नहीं सुना है, ओके कोई बात नहीं, नहीं सुना है कोई बात नहीं। तो आप आज जाएंगे, आपका काम है, आप क्राइसिल के बारे में, इकरा के बारे में, ओनिक्रा के बारे में और केयर के बारे में, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज एंड फिच, 7 चीजें हैं ये आपकी, ये आप सारी डिटेल्स निकालोगे और नेक्स्ट क्लास में मैं आते ही पूछूंगा, ठीक है। बस इतना बता देता हूं कि मूडीज, फिच एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये चीजें आपकी 4 चीजों पर फोकस करते हैं रेटिंग करने के लिए, पॉलिटिकल, एनवायरमेंट, एफडीआई और जीडीपी। जो स्टैंडर्ड एंड पुअर है, मूडीज एंड फिच है, ये 4 चीजों पर फोकस करती हैं, पॉलिटिकल, एनवायरमेंट, एफडीआई एंड जीडीपी, ठीक है। ये आपका काम होगा कि आप इनको करके लाएंगे नेक्स्ट क्लास में एंड आस्क यू, फाइन। और हाँ, एक 8th नंबर भी करना है, सिबिल, SIBIL, सिबिल, ठीक है, ठीक है क्लास। क्राइसिल करना है, केयर करना है, इकरा करना है, ओनिक्रा करना है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, आपका मूडीज, फिच एंड सिबिल, SIBIL, सिबिल, आप ये करके लाएंगे और फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है क्लास। सो आज के लिए डिस्कशन हो गया है। हाँ जी मनदीप बोलिए। सर आपने वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज कौन सी बताई है? इंडिया का तो BSE हो गया। वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज नहीं बताया मैंने, नेशनल बात की है मैंने, सिर्फ अभी सेंट्रल एंड बॉम्बे लेवल पे और आपकी नेशनल वाली, बस। ओके ओके सर। ठीक है क्लास। सो टाइम अप हो गया है, आई थिंक आज का कवर हुआ है आपका जो टॉपिक, वो आपको पढ़ना खुद से भी, मैं ये PDF शेयर करूंगा इसमें ऐड करने के बाद, बाकी जो चीजें कही है वो पढ़ना। दिस इज फॉर ऑल टुडे, thank you so much, I hope you all are doing well, thank you so much, take care all of you, thank you so much.